हम यूगिनी अलेक्सोविच फियोदोरोव से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो रूसी फौज के कर्नल, रूसी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरिन के रुकन, मुआशियात में अमदवान उलूम, रूसी फेडरेशन के हकीकी रियासत की मुशीर और बजट और टैक्स कमेटी के रुकन हैं। आप ये दावा करते हैं कि अमेरिका और रूस के दरमियान तनाज़ों के हल के लिए रूस के लिए काबिल कबूल मुतबादिल में से एक मुतबादिल जौहरी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जौहरी हथियारों से हमला नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल की धमकी ठीक है, और ये अमेरिका और रूस के दरमियान इस मखसूस तनाज़ों को ख़त्म कर देगा जो ख़ास तौर पर यूक्रेन में जंग की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आपको किस बात का यकीन है कि यह तरीका कारगर साबित होगा? जब स्ट्रेटेजिक जौहरी हथियार बनाए गए थे तो बात स्ट्रेटेजिक हथियारों की हो रही थी। अभी एक और चीज है, यानी टेक्टिकल जौहरी हथियार भी मौजूद है। ये इसलिए नहीं बनाया गया था कि उसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये ऐसा हथियार है जो अगर नजरियाती तौर पर इस्तेमाल भी किया जाए तो मुकम्मल तौर पर किया जाता है, सिर्फ एक आधो बम, गोले या मिसाइल नहीं, बल्कि पूरे तौर पर। और ये इंसानियत की मौत है, यानी पूरी जमीन की तबाही है। यानी ये शुरू से ही इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया था कि उसे कभी मैदान जंग में इस्तेमाल किया जाए। ये सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए बनाया गया था, और खौफ के जरिए ही उसे इसलिए बनाया गया था कि यानी इसके जरिए मुज़ाकरात किए जाएं। स्ट्रेटेजिक एटमी हथियार दुनिया का सबसे पुराना हथियार है, क्योंकि ये जंग को रोकने के लिए बनाया गया है। यह कभी इस्तेमाल नहीं हुआ? नहीं, ये हमेशा इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन सिर्फ खौफ की फिजा पैदा करने के लिए। यानी दरअसल ये सियासत का एक उनसर है, न कि जंगी मैदान का। और अगर सियासत को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो जंगी मैदान से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। ये निज़ाम कैसे काम करता है अगर हम अमेरिका की मिसाल से समझना चाहें। यानी एक खतरा पैदा किया जाता है, ये खतरा हकीकत पर मबनी है, यानी इस खतरे को संसर करना और उसके बारे में मालूमात को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि खास तौर पर आज के मुआशरे में ये मालूमात उन लोगों के दरमियान फैल जाती है जो इस खतरे को ज़ाती तौर पर महसूस करते हैं। ये संगीन खतरा इस मुल्क के करोड़ों बेशुमार लोगों के लिए एक अहम मुहर्रिक पैदा करता है कि वो अपनी हुकूमत पर शदीद दबाव डालें ताकि हुकूमत उनसे ये ज़ाती और फौरी खतरा दूर करे। वहीं ऐसा ना हो कि कुछ आ जाए और हम सब मर जाएं। कोई इस तरह फैसला करेगा, कोई सोचेगा कि यह सिर्फ 1% इम्कान है, लेकिन इम्कान तो है। यह खतरे का मैकेनिज्म कैसे काम करता था, जरा तसव्वुर करें। न्यूयॉर्क शहर एक बड़ा शहर है, सिर्फ इसी एक शहर में 42,000 एटमी पनागाहें जमीन के नीचे दफन हैं। यानी हर बड़ा और संजीदा मंसूबा जब तामीर होता है तो शहरी मंसूबा बंदी के उसूलों के मुताबिक उसके लिए एटमी पनागाह लाजमी होती है। सवाल यह है, क्या कभी किसी ने सोवियत यूनियन के अलावा रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका में एटमी स्ट्रेटेजिक हथियारों से धमकी दी है? नहीं, सरकारी तौर पर नहीं। वैसे भी किसी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि किसी के पास ऐसी ताकत ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एटमी हथियार यानी वो जो स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल करने की सलाहियत रखते हैं, सिर्फ 2 ममालिक के पास हैं, अमेरिका और सोवियत यूनियन। और अब रूस के पास स्ट्रेटेजिक यानी वो जो स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल करने की सलाहियत रखते हों। इसका मतलब है कि मेयार की खुसूसियत यह है कि वो हदफ तक पहुंच सके, और मिकदार की खुसूसियत यह है कि वो तबाही मचा सके। मेयार के लिहाज से यानी मार करने की दूरी के एतबार से ऐसा हथियार इंग्लैंड, फ्रांस और चीन के पास भी है। मिकदार के लिहाज से सिर्फ रूसी फेडरेशन और अमेरिका के पास है। अच्छा, अब हम अगले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको यकीन है कि ये वाकई मौजूद हैं? क्योंकि जरा मैं ये बात मरहलावार बयान करूं। ठीक है, सबसे पहले सोवियत यूनियन में एटमी हथियारों का बुनियादी जखीरा 60 और 70 की दहाई में तैयार किया गया था। हाँ, यानी उन वार हेड्स की असल तादाद। एटमी मवाद जब पड़े रहते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं, है ना? यानी वहां फिर भी नीम जवाल पजीरी होती रहती है, और उसके नतीजे में यूं कह ले वो अपनी जंगी ताकत खो देते हैं, बल्कि हो सकता है कि वो बिल्कुल भी ना फटे। ठीक है, इनमें से बहुत से तो खुलम खुला खराब हो चुके हैं, ये एक बात है। दूसरा नुक्ता यह है कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूरेनियम के हवाले से एक डील हुई थी। जब ये आला दर्जे का अफजूदा हथियारी यूरेनियम रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका मुंतकिल किया गया था। ये कोई राज नहीं था, ये था गोदामों से इसे ले जाया गया। गोदामों से ये खुद मुआहदे में दर्ज था। डील वो नोगोरोदचा मर्ज है। जी, यानी इसका मतलब यह है कि खुद ब खुद टूट फूट जारी है। जौहरी हथियारों की पुरानी होना
اس کے علاوہ اس کا کچھ حصہ باہر لے جایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم عام شہری، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا ہے، کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہاں رکھا گیا ہے، ان وار ہیڈز کی تعداد کتنی ہے، کچھ بھی نہیں۔ یعنی ہمارے پاس کچھ مخصوص اعداد و شمار ہیں جو شاید صدر بتا دے اور وزارت دفاع بتا دے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ ہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ روسی یہ نہیں جان سکتے کہ امریکہ کے پاس کتنے وار ہیڈز ہیں، اور اسی طرح وہ بھی نہیں جان سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ اندھیرے میں کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ روس کے پاس واقعی ایٹمی ہتھیار ہیں؟ اب میں ایک سیاستدان کے طور پر ایک بات کہوں گا، اس ہتھیار کا معیار اہم نہیں ہے۔ یعنی پوری دنیا میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ روس اور امریکہ کے پاس اسٹریٹجک ایٹمی ہتھیار ہیں۔ بس ایسی رائے موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ ریاستی سطح پر اور سائنسدانوں کی سطح پر وہ جنگی پیرامیٹرز پر نظر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کو میزائلوں تک رسائی حاصل ہے، وہ دیکھتے ہیں، ان کے پاس بالواسطہ شواہد موجود ہیں، یعنی ایسے میکانزم ہیں جن سے وہ ان چارجز کی جنگی صلاحیت وغیرہ کو جانچ سکتے ہیں۔ حکومت کے لیے یہ کوئی راز نہیں کہ یہ ہتھیار موجود ہیں، اور ان کی تعداد اور معیار بھی معلوم ہے۔ حکومت یہ ظاہر کر سکتی ہے کہ یہ ہتھیار موجود ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ نہ ہو۔ اب ذرا سنیں اس ہتھیار کا میکانزم کیسے کام کرتا ہے۔ کوئی بھی اس کو اس کے دھماکوں کے لحاظ سے جانچنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کم از کم ایک میزائل شمالی برفانی سمندر میں داغتے ہیں۔ اب بس نیو یارک کی گھریلو خواتین کو بتا دیں کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کا نشانہ ہے۔ برف میں ایک سوراخ کرنے میں کیا برائی ہے؟ اب صرف نیو یارک کی گھریلو خواتین کا رد عمل دیکھیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امکان 1% ہے، 10% ہے یا 50%، بس ان کا رد عمل دیکھیں۔ یعنی امریکی معاشرہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ یہ اطلاع کہ وہ نشانہ ہے، ان کے لیے تباہ کن نوعیت کی خبر ہوگی۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، بس افراتفری مچ جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ذرا واضح طور پر بات کرتے ہیں۔ 3 سے 5% شیزوفرینیا کے مریض ظاہر ہے سب کچھ تہس نہس کر دیں گے، سر دیواروں سے ماریں گے، مطلب پتہ نہیں دیواریں توڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ بھاگ سکیں۔ 20% انٹروورٹس یعنی فعال آبادی کا حصہ اپنے پالتو کتوں کو پکڑیں گے، گاڑیوں میں بیٹھیں گے اور نکل جائیں گے۔ ان 3% میں سے کچھ تو سیدھا کھڑکی سے ہی چھلانگ لگا دیں گے۔ یعنی آبادی میں مکمل طور پر ایک اجتماعی خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہ ریور جیسا احساس ہے جو حکومت پر زبردست اثر ڈالے گا۔ یہ صرف اس صورت میں ہے جب یہ معلومات سامنے آ جائے کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی حکام، امریکی جمہوری نظام بہت باریکی سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ امریکی نظام کا ایک خاص پہلو ہے۔ ان کے ہاں ایسا کوئی 1000 سالہ تسلسل نہیں ہے جو اقتدار کے زیادہ سخت اور مضبوط طریقہ کار کو ذمہ داری، ترتیب، اعتماد وغیرہ کے لحاظ سے ممکن بناتا۔ اسی لیے وہاں سب کچھ بہت نازک دھاگے سے بندھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ان کے ہاں 10، 20، 30% آبادی کے پاس ایک ایجنڈا آ جاتا ہے، سیاست میں اسے ایجنڈا کہتے ہیں، کہ ہمیں ڈر ہے کہ کل ہمیں کچھ ہو سکتا ہے، ملک تباہ ہو جائے گا، پورا ریاستی نظام بدل جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے وہاں انتخابات کیسے ہوتے ہیں۔ ڈیموکریٹس، ریپبلکنز، جب 30% گھبراہٹ میں مبتلا لوگ سامنے آ جاتے ہیں، سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، اقتدار کا سارا بنیادی ڈھانچہ بکھر جاتا ہے، اندرونی بحران شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں کہاں؟ وہاں تو کوئی بحران نہیں، سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ کیونکہ جب آپ سوشیالوجی کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں جو میرے پاس یہاں میز پر پڑے ہیں، کاغذوں میں دبے ہوئے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ان میں صاف لکھا ہے کہ امریکی معاشرہ روسی فیڈریشن کی طرف سے یوکرین کے تنازع کے تناظر میں کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں۔ امریکی معاشرے کو مہنگائی، بے روزگاری اور نچلی سطح پر جرائم کی فکر ہے۔ چوتھے نمبر پر صحت کا شعبہ آتا ہے، بس اتنا ہی، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم ڈرتے ہیں۔ یعنی ایک عام امریکی شہری کو اس معاملے سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ امریکہ یوکرین کو 2/3 اسلحہ فراہم کرتا ہے، 2/3 پیسہ دیتا ہے۔ امریکی معاشرہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اس کی جنگ ہے، بالکل بھی نہیں، حالانکہ یہ اس کی اپنی جنگ ہے، کیونکہ یہی توپ خانہ، ڈرونز اور انٹیلیجنس ہمارے فوجیوں کو مار رہے ہیں۔ یعنی یہ امریکہ کی جنگ ہے، لیکن امریکی سوچ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔
यानी अगर हम जंग के इतलाती पहलू की बात करें तो हमने अमेरिका में ये जंग मुकम्मल तौर पर हार दी है। लेकिन निशाने पर रखने वाले अंसर का दोबारा उभरना, जैसा कि सर्द जंग के दौरान होता रहा, खुद ब खुद पुरानी यादें जगा देगा। वही पुरानी यादें जिन्होंने ये बम शेल्टर्स बनवाए थे, जिन्होंने अमरीकी वज़राए दिफा को खिड़कियों से ये चीखते हुए कूदने पर मजबूर किया था कि रूसी आ रहे। जाहिर है कि ये कोई हमला आवर दस्ता नहीं था, बल्कि सोवियत यूनियन की तरफ से मिसाइलों का खतरा था। यानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ समाजी और सियासी माहौल पैदा हो जाता है, और यही माहौल दरअसल जौहरी रोकथाम का असल तरीकाकार है, न कि धमाके या हमले या कुछ और। यही तरीका है जिससे ये सब काम करता है। ज्यादातर लोग भी यही समझते थे। वैसे मैं भी यही समझता था। जब मैं पहली बार 2012 में आपके पास आया था, मुझे पूरा यकीन था कि रूस पर कोई हमला नहीं करेगा, जैसे कि रूस के तमाम शहरी समझते हैं, है ना? क्योंकि रूस के पास जौहरी हथियार है और एक ताकतवर फौज भी है। लेकिन जैसा कि आज 2025 में 13 साल गुजरने के बाद सामने आया है, हमें बाकायदगी से गोलाबारी का सामना करना पड़ता है। ड्रोन्स भी हमारे इलाके तक आ चुके हैं, वहां उन्हें मार गिराया गया। फौजी तनसीबात, तेल के डिपो, हर चीज पर, फौजी इदारों पर, दूसरी जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। यानी हकीकी जंग हो रही है। और 13 साल पहले हमने क्या कहा था? हमारा तीसरा नुक्ता क्या था? कि रूस की कोई खुद मुख्तारी नहीं है। यानी ये सब हमारे बारे में नहीं है। खुद मुख्तारी क्या है? इक़्तिदार आला है। अगर आपके पास कौमी ताकत नहीं है, चाहे आप एटमी हथियारों के साथ कितने ही मजबूत क्यों ना हो, वो हथियार आपके फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। और मैं कहता हूं कि रूस के पास एटमी हथियार नहीं है। हकीकत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रहने दो, इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि रूस के पास इतनी सलाहियत है कि अगर कुछ चीजें कमजोर भी हो जाएं, तो वो उन्हें जल्दी से बहाल कर सकता है। यानी तकनीकी तौर पर यह मसला हल करने की एक अलग टेक्नोलॉजी है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र तो अमरीकी घरेलू खवातीन को करनी चाहिए। उन्हें एटमी हथियारों की समझ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। और उन्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। उनका काम तो यह है कि घबराहट में भागते हुए अपने ऊपर गर्म सूप गिरा ले।